बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर चैप्टर नंबर 9 और जो उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी है और ट्रांजिशन स्टेट है और साथ में जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। ट्रांजिशन स्टेट है और एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये हम जो टॉपिक है उसमें हम ये आज अभी पढ़ने जा रहे हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या है और किस तरह होता है और आगे हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। ये सारी बातें हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने ये देखना है कि एक केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। जब दो एटम्स आपस में टकराते हैं, इनके टकराने की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है, जो नई चीज़ बनती है, उस नई चीज़ अब इस पूरे प्रोसेस उस नई चीज़ को प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस में जो क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से नई चीज़ बन रही है, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन हमेशा उस वक्त होता है जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ नहीं टकरा रहे हैं तो रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन के होने के लिए पार्टिकल्स का आपस में एक दूसरे के साथ टकराना ज़रूरी है। इसको कोलिजन थ्योरी कहते हैं। कोलिजन थ्योरी में एक और बात भी दूसरी ये भी है कि टकराना तो है, टकराने के साथ साथ इफ़ेक्टिव कोलिजन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, नहीं। जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट जब आपस में टकराते हैं, एक्टिव साइट के आपस में टकराने के लिए टकराने को कोलिजन, टकराने की वजह से प्रोडक्ट बनता है, इसको कोलिजन थ्योरी कहते हैं। तो कोलिजन थ्योरी क्या है? टकराना है। कोलिजन थ्योरी को हम क्या कहते हैं? कोलिजन थ्योरी, व्हाट इज़ कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, according to collision theory, the chemical kinetics, the chemical kinetics, the chemical reaction, chemical kinetics, the chemical reaction takes place when, कब, when, ये आपस ये कब, when atoms, molecules, ions collide with each other, टकराते हैं तो ठीक है, with each other, एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो रिएक्शन होता है। अगर एक दूसरे के साथ नहीं टकराते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है। तो ये जो रिएक्शन है, अगर ये टकराते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं टकराते हैं तो इससे फिर रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर पर यूनिट वॉल्यूम में अगर पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस बात पे कि कोलिजन कितना हो रहा है। इस वजह से ये भी हमें बताया गया है कि इफ़
if number of particles if number of particles per unit volume ग्रेटर अगर है, if number of particles per unit volume is greater, the rate of reaction will be greater. The rate of reaction will be greater. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि rate of collision is directly proportional to concentration of reactant A and reactant B. इसका मतलब यह है, it means कि rate of collision is directly proportional. Rate of collision is directly proportional. किसके directly proportional? To the concentration of reactant A and B. अगर रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर इनकी कोलिजन भी ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ कोलिजन is directly proportional to concentration of A and concentration of B. रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, और रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional. Rate of reaction is directly proportional. रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन। तो अगर कोलिजन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। बिटवीन मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, इस बात पे डिपेंड होता है। इसलिए इसको लिखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। हम ये देखना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो हम इस बात को किस तरह लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए फिर हम इस तरह लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्या? टू द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, टू द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिजन कितनी हो रही है ये हम देखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेटर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ग्रेटर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ग्रेटर हैं तो उनका जो रेट ऑफ कोलिजन है वो भी ग्रेटर है। जितना रेट ऑफ कोलिजन ग्रेटर होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने टाइम्स है। अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 टाइम्स है इंक्रीज्ड है
तो इसका मतलब यह है रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। ये इसमें ये होता है, जो कोलिजन होते हैं, कोलिजन में अक्सर पुराने जो बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं। कोलिजन में पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, पुराने बॉन्ड के टूटने के बाद नए बॉन्ड बन जाते हैं। ये जो नए बॉन्ड बनते हैं इसके बाद कोलिजन होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ज़रूरी है कि ये जो कोलिजन है ये इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ये इनइफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोलिजन के कितने टाइप्स हो गए हैं? कोलिजन के 2 टाइप्स हो गए हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन के कितने टाइप्स हो गए हैं? कोलिजन के 2 टाइप्स हो गए हैं। एक टाइप को कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, एक का नाम है इफेक्टिव कोलिजन है, और दूसरे का नाम है इनइफेक्टिव कोलिजन। तो ये 2 हो गए हैं, एक इफेक्टिव कोलिजन हो गया है और दूसरा इनइफेक्टिव कोलिजन हो गया है। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या है और इनइफेक्टिव कोलिजन क्या है? इफेक्टिव कोलिजन वो है जब कोलिजन होती है, कोलिजन के होने की वजह से प्रोडक्ट बनता है, उसको इफेक्टिव कोलिजन भी कहते हैं, फ्रूटफुल कोलिजन भी कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन इज टाइप ऑफ collision in which product is formed. Therefore it is also known as fruitful कोलिजन या इफेक्टिव कोलिजन। तो इसका मतलब है जो इनइफेक्टिव होगा, इनइफेक्टिव कोलिजन है वो काम का नहीं है। इनइफेक्टिव कोलिजन किस किस्म की कोलिजन है? इनइफेक्टिव कोलिजन इज टाइप ऑफ कोलिजन ऐसी टाइप ऑफ कोलिजन है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इस टाइप ऑफ कोलिजन इन विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसलिए ये कोलिजन अच्छा कोलिजन नहीं है, ये हमारे काम का कोलिजन नहीं है। इस थ्योरी के 3 मेन कंडीशंस हैं। देयर आर 3 मेन conditions of collision theory के मेन 3 कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है, अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन हो जाए, तो रिएक्टेंट ने आपस में कोलाइड करना है। कोलिजन पहली कंडीशन ये है कि पार्टिकल्स शुड कोलाइड विद ईच अदर फॉर रिएक्शन के लिए पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ कोलाइड करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। कोलिजन शुड बी इफेक्टिव, इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, और साथ में
सफिशेंट, सफिशेंट एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, टू स्टार्ट रिएक्शन। एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसकी वजह से रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। ये दूसरा पॉइंट है। इसमें फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड भी आ जाएगा, एनर्जी होनी चाहिए ताकि बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसमें फिर ये बात भी आ जाती है कि दोबारा जो बॉन्ड जुड़ते हैं वो फिर एनर्जी रिलीज़ हो जाती हैं, इतनी कम से कम एनर्जी होनी चाहिए। और इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग कोलिजन या कोलिजन के दौरान शुड शो प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी इनकी होनी चाहिए। ये तीनों बातें ज़रूरी हैं, फिर जाके हम इसको इफ़ेक्टिव कोलिजन कह सकते हैं, फिर जाके हमें फ्रूटफुल कोलिजन मिलता है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये सारी तफसील इसमें ज़रूरी है। कोलिजन थ्योरी के बाद ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? एक रिएक्टेंट है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिल रहा है, मिलने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक अनस्टेबल मिक्सचर बन जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसको ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ये जो होता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? इट इज़ द intermediate state between reactants and products। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। इस in which unstable mixture is formed। अनस्टेबल मिक्सचर इसमें बनता है। अनस्टेबल मिक्सचर इज फॉर्म्ड। इसको एक्टिवेटेड मिक्सचर भी कहते हैं और ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट भी कहलाता है। तो जब तक एक्टिवेटेड मिक्सचर नहीं बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, उस वक्त तक कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इनको एक्टिवेटेड एनर्जी में कन्वर्ट होना इनका ज़रूरी है। इसकी मिसाल इस तरह हम ले सकते हैं कि अगर ये A है, ये B है, अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं A B में, ऐसे में ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 2A है और 2B है, ये अब 2AB में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड
कम्प्लेक्स शो करने जा रहा हूँ कि ये क्या होता है। फर्ज कर लेते हैं ये ए है, ये आपस में इस तरह मिले हुए, ये बी है, ये आपस में इस तरह है। अब ये दोनों मिलना चाह रहे हैं, इनके मिलने से पहले ये इस तरह बन जाते हैं, या ऐसे बन जाते हैं, या ऐसे बन जाते हैं। अब ये सब इस तरह आपस में मिल जाते हैं। ये जो हालत है इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं। अब ये कैसे बनेंगे? ये ऐसे बनेंगे, फिर ये ऐसे बनेंगे। इस तरह ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, इस इंटरमीडिएट स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, और ये आम तौर पे मोर एनर्जेटिक होता है, हाई एनर्जी इसके अंदर होती हैं। इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसके बाद हमने जो पढ़ना है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज़रूरी है। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलना चाह रहा है, मिलने के लिए कोलिजन ज़रूरी है। कोलिजन के दौरान बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड के टूटने के लिए कोलिजन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी required to break bonds of reactants and form activated complex is called एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को आम तौर पे इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ई इस तरह लिखते हैं, ए इस तरह लिखते हैं। इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और इसके लिए इसका जो यूनिट्स हैं वो जाउल्स भी है, किलो जाउल्स भी है पर मोल। इसके जो यूनिट्स हैं जाउल पर मोल है, जाउल्स पर मोल है, या किलो जाउल्स पर मोल है, किलो जाउल्स पर मोल है। ये इनकी जो एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको हम इस तरह लिख रहे होते हैं। हमारे पास आम तौर पे जो दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक किस्म के रिएक्शन में यह होता है कि हम एक को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और दूसरा जो है वो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये एनर्जी क्यों रिलीज़ होती है? ये एनर्जी इस वजह से रिलीज़ होती है कि
जो रिएक्टेंट होता है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये जब एक्टिवेशन एनर्जी जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्टिवेटेड एनर्जी में आ गया, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है। अब जो एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो इसको रिक्वायर्ड है हीट ऑफ रिएक्शन, ये देखें, ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये एनर्जी इसको एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है ये इसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इतनी एनर्जी इसकी रिलीज़ हो जाती है, ये हम आम तौर पे इसको जो है ये एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन शो करते हैं। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें फिर एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है उसका अगर हम ग्राफ लेते हैं तो ये रिएक्टेंट हो गया, इसका हमने ग्राफ लिया ऐसा, और ये जो है ये प्रोडक्ट ऐसा बना। अब देखें रिएक्टेंट के साइड पे देखें क्या कम है, रिएक्टेंट के साइड पे जो है ये कम है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, एनर्जी के एब्जॉर्ब करने के लिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, और इसी तरह ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एंडोथर्मिक में होता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इस तरह हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रही होती हैं। तो हमने जो इसमें चीज़ें देखनी है वो ये है कि कोलिजन थ्योरी क्या है, फिर हमने ये देखना है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, फिर हमने ये देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान ये बात ज़रूरी है कि रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में कोलाइड करें। रिएक्टेंट के आपस में कोलाइड करने की वजह से बॉन्ड टूट जाता है, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। उन पुराने बॉन्ड्स के टूटने की वजह से उनके तोड़ने के लिए सबसे पहले कोलिजन की ज़रूरत है। तो जब तक ये कोलाइड नहीं करेंगे तो पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे, जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए कोलिजन का होना ज़रूरी है। तो कोलिजन थ्योरी ने हमें ये बताया कि जितने भी केमिकल काइनेटिक्स हैं, जो केमिकल रिएक्शन हैं, इन सब के परफॉर्म करवाने के लिए कोलिजन का, एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का आपस में कोलाइड करना ज़रूरी है। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एक लीटर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आयन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन फिर तेज़ी से हो जाएगा। रिएक्शन क्यों तेज़ी से हो जाएगा? क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा इनका आपस में कोलिजन होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही तेज़ी से रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ कोलिजन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
to the concentration of reactant of A and to the concentration of reactant of B. So the rate of collision is directly proportional to the concentration of A और concentration of B. तो rate of reaction फिर directly proportional है to the number of collision between molecules per second. number of collision between molecules per second. ठीक, तो एक सेकंड में अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन तेज़ी से होने वाला है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट तेज़ी से बनेगा और टाइम कम लगेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करता है टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी कोलिजन हो रही है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेकंड में जो कोलिजन हो रही है वो कोलिजन 10 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। दूसरे लम्हे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सेकंड में जो 20 मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं इन कोलिजन पर सेकंड में, उतने टाइम्स में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पे ये बात हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है। फिर हम आते हैं कि कोलिजन के कितने टाइप्स हैं। कोलिजन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक टाइप को इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, दूसरे टाइप को हम इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन ऐसी कोलिजन है जो कि एक्टिव साइट्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। इनके इस टकराने की वजह से, इनके इस मिलने की वजह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये जो प्रोडक्ट मिलता है इस वजह से हम इसको कहते हैं फ्रूटफुल कोलिजन। एक दूसरी जो कोलिजन है वो इनइफेक्टिव कोलिजन है। इसमें हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कल कोलिजन हो रही है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो इनइफेक्टिव कोलिजन नहीं होनी चाहिए। कोलिजन थ्योरी में हमारे पास 3 मेन कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है तो पार्टिकल्स को आपस में टकराना चाहिए, जब तक ये नहीं टकराएंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कोलिजन अगर आपस में टकरा रहे हैं तो कोलिजन फिर इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, एक्टिव साइट्स इनका कोलाइड करना चाहिए और इनके लिए सफिशेंट एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी फिर ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इनको कोलिजन करवाने के लिए, इनको टकराने के लिए, इनको कोलाइड करवाने के लिए वो एनर्जी रिक्वायर्ड हो और उस टकराने की वजह से फिर उनके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ओल्ड जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट सके। ये दूसरी इनकी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होनी चाहिए, एक्टिव साइट पर इनकी कोलिजन होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 3 कंडीशन नहीं है तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ट्रांजिशन स्टेट फिर नेक्स्ट में आता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने से पहले ये एक मिक्सचर बनाता है। ये जो मिक्सचर बनाता है, इस मिक्सचर को इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ये अनस्टेबल मिक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर होती है, इस वजह से ये अनस्टेबल है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल में मैंने ए और बी का आपस में रिएक्शन शो किया है। ये जब आपस में मिल रहे हैं तो पहले ये इस तरह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे
फिर उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट को कोलिजन के लिए मजबूर करती है, और वो एनर्जी है जो कोलिजन के बाद इनके ओल्ड बॉन्ड्स को तोड़ देती है ताकि ये नए बॉन्ड्स बना सके। रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, कोलिजन परफॉर्म करवाने के लिए, ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होता है। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होता है। हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और एक को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अक्सर ऐसा होता है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इस रिएक्टेंट के अंदर पाई जाती है। तो ये क्या करता है, ये फिर अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल देता है। इसलिए जब वो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो हीट इवॉल्व होती है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, इसलिए वो फिर अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के काबिल हो जाता है। इस लिए फिर इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को आम तौर पे इस तरह E लिखते हैं, फिर एक छोटा सा A नीचे लिख देते हैं। इसके लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, जाउल्स पर मोल यूज़ करते हैं कि एक मोल अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स है वो एक मोल के बराबर है। अब उनको कोलिजन के लिए तैयार करने के लिए, उनके ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जाउल में चाहिए या किलो जाउल में चाहिए, उसके मुताबिक हम फिर इसके यूनिट्स को डिसाइड कर रहे होते हैं। तो ये आज का लेक्चर है जो अभी ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।